दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद और सुरक्षा को लेकर करेंगे अहम बैठक। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में होंगे शामिल। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत पर सियासत। बीजेपी ने आदिवासी नेता को फंसाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने सरकार के बयान को बताया डैमेज कंट्रोल। बीजापुर में 12 नक्सली कैडर का सरेंडर। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर था 54 लाख का इनाम। AK-47 और SLR सहित हथियार डाले। गरियाबंद जिले के मारडूम में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, 6 से अधिक घायल। जांजगीर चांपा में दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जताई जा रही आशंका। नमस्कार, संजय छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जांजगीर चांपा से आ रही बड़ी खबर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी है और लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बलौदा थाना क्षेत्र के राजू इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आग लगी है। स्थानीय लोग आग बुझाने की लगातार कोशिश करें और सूचना के बाद भी दमकल विभाग यहां पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भीषण यहां पर आग लगी हुई थी और साथ ही जानकारी यहां पर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंच सका। हमारे सहयोगी रोहित शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रोहित, अभी क्या हालात है? आग पे काबू पाया गया? रोहित, देखिए, आग पर तो फिलहाल काबू नहीं पाया गया और आग जो है काफी विकराल रूप ले रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये जिन से तक आग लगी है वहां पे घना दुकान है और आग जो है लगभग एक से और दूसरे दुकान की ओर बढ़ रही है। इससे काफी चिंता भी बढ़ी है। हालांकि स्थानीय लोग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बिलासपुर जिले के भी दमकल वाहनों को सूचना दिया गया है। इधर कोरबा जिले से भी जो है रोहित, ये व्यस्तम इलाका है, कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए भी। आप भी बता रहे हैं कि आग लगातार फैल रही है, ऐसे में दमकल विभाग की टीम क्यों नहीं पहुंच सकी टाइम पे? नगर पालिका में जो दमकल की वाहन है वो है नहीं और उसको आना है जांजगीर से, तो जो दमकल की गाड़ी जांजगीर से आना है, रोड काफी खराब है और सूचना के बाद लगभग 1 घंटा से अधिक हो गया है और अभी तक दमकल की वाहन हालांकि पहुंची नहीं है। जब हमने वहां अधिकारी से चर्चा किया था तो उनका कहना है कि गाड़ियां जो है रवाना हो गई है और जल्द ही जो है पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ आग के जो बढ़ते रूप है और जो लगातार, क्योंकि घना एरिया है और आग जो है दूसरे दुकानों तक भी फैल चुकी है, तो ऐसे में जो है आग के भयानक रूप को देखते हुए जो है बिलासपुर और कोरबा जिले से भी दमकल के वाहनों को बुलाया जा रहा है। रोहित, अब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई? आग के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, आग के पीछे की प्रमुख वजह अभी आशंका पे ही चल रही है। आशंका यही जताई जा रही है कि जो शॉर्ट सर्किट है और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग फैली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दुकान है और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अधिकतर सामान इलेक्ट्रॉनिक के है और प्लास्टिक के है। इसकी वजह से आग पर तेजी से फैलने लगा और इसके साथ साथ में जो दुकान है वो काफी घने हैं। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के जो कार्टून होते हैं, पुट्ठे, वो भी काफी सारी इकट्ठे थे पीछे गोदाम साइड में, तो उसकी वजह से जो है आग तेजी से और फैलने लगा है। बिल्कुल, आग तेजी से फैल रही है। रहवासी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और 7 से 9 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले हैं। तो 7 फरवरी को रात 8 बजे अमित शाह रायपुर आएंगे। निजी होटल में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। सुरक्षा विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक अमित शाह लेंगे और 8 फरवरी को LWE पर सुरक्षा की समीक्षा यहां पर होने वाली है। केंद्र, राज्य और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे और एक निजी कार्यक्रम में भी अमित शाह शामिल होंगे। 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन में भी अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और देखिए कई सारी बैठकों में शामिल होने वाले हैं। और सुरक्षा के लिहाज से देखिए, क्योंकि नक्सलवाद पे लगातार प्रहार जारी है, एंटी नक्सल ऑपरेशन प्रदेश में चलाया जा रहा है और ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और 7 से 9 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में अमित शाह रहने वाले हैं। 7 फरवरी की रात 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे। निजी होटल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में
बैठक करने वाले हैं। सुरक्षा विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक होगी और इसके बाद 8 फरवरी को LWE पर भी अहम बैठक यहां पर होने वाली है। यहां पे समीक्षा की जाएगी। केंद्र, राज्य और सुरक्षा एजेंसियों के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं और एक निजी कार्यक्रम में भी अमित शाह शामिल होंगे। और 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 7 फरवरी को रात 8 बजे अमित शाह रायपुर आ जाएंगे। निजी होटल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक करने वाले हैं। सुरक्षा विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, समीक्षा यहां पर करेंगे। और इसके बाद 8 फरवरी को LWE पर सुरक्षा की समीक्षा यहां पर होने वाली है। केंद्र, राज्य और सुरक्षा एजेंसियों के जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर यहां पे रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब नक्सलवाद को लेकर के देखिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नक्सलवाद के खात्मे का जो समय है वो भी निर्धारित है और बहुत ज्यादा समय इसमें बचा नहीं है। 31 मार्च वो डेडलाइन जिसके भीतर में नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। और ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में यहां पे समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। किस तरीके से यहां पे रणनीति बनाई जा रही है, उन रणनीतियों पे आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। और यही वजह है कि इनका ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है और कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि 31 मार्च के समय देखिए यहाँ पे डेडलाइन का बहुत कम बचा हुआ और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे इस खबर पे लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, 31 मार्च वो टारगेट जब नक्सलवाद को पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? बिल्कुल रोहित, देखिए अब नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन बेहद करीब आ चुकी है। महज 53 दिन बचे हुए हैं जब वो तारीख आ जाएगी जिस दिन को लेकर के तमाम दावे किए गए कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 7 फरवरी को वो रात 8 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे और ऐसे में जब वो रायपुर पहुंचेंगे तो एक बार फिर से हलचलें जो हैं, पूरी सियासी निगाहें जो हैं वो अमित शाह पर ही टिकती नजर आएंगी, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मे का ऐलान भी अमित शाह ने ही अगस्त के महीने में 2023 में किया था, 2024 में किया, माफ कीजिएगा। तो तब से लेकर के लगातार जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं, नक्सलवाद की स्थिति पर चर्चा होती है और ऐसे में नई रणनीति भी देखी जाती है। अब 7 फरवरी को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन इसके बाद 8 फरवरी को सुबह से ही वो LWE यानी कि नक्सलवाद को लेकर के बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम जो ये अधिकारी हैं जो नक्सल मोर्चे पर काम करते हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि अब महज 53 दिन ही बचे हुए हैं, तो क्या स्थिति नक्सलवाद को लेकर के है, खात्मे को लेकर के है और एंटी नक्सल ऑपरेशन। देखिए आप बता भी रहे कि 53 दिन महज बचे हुए हैं, ऐसे में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन को भी तेज करना होगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे नक्सली हैं जो छिपे हुए हैं। उन नक्सलियों तक भी पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में रणनीति बहुत ज्यादा अहम हो जाएगी। बिल्कुल रोहित, उसी रणनीति को बनाने के लिए अमित शाह का ये दौरा बेहद संभावित माना जा रहा है और सबकी निगाहें भी इसीलिए हैं, क्योंकि ये संभवतः ये बताया जा रहा है कि अमित शाह का आखिरी दौरा होगा जब नक्सलवाद को लेकर के वो बैठक करेंगे। इसके बाद जो अगला दौरा होगा वो मार्च के महीने में होगा और संभवतः 31 मार्च के बाद ही अभी तक ये जो दौरा है वो होने का है। लेकिन उससे पहले ये बैठक और ये पूरी एक रणनीति कि आखिरी ये 2 महीने जो बचे हैं, 53 दिन जो बचे हैं, इसमें किस तरीके से नक्सलवाद पर प्रहार किया जाए ताकि जो विचारधारा है नक्सलवाद की, उस विचारधारा से भी वहां के लोग मुक्त हो जाए, बस्तर को विकास की दिशा से जोड़ पाए। तो इस दिशा में भी कहीं ना कहीं बैठक में चर्चा होगी ही और तमाम विषयों को लेकर के जब बैठक हो जाएगी तो उसके बाद अमित शाह अगले दिन यानी कि 9 फरवरी को जगदलपुर के बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होंगे, जिसका समापन होगा। इस कार्यक्रम में समापन समारोह में भी वो मंच से संबोधन करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें तमाम अटकलें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब नक्सलियों
को या नक्सलवाद विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके की चेतावनी मिलती है, क्योंकि पिछले दिनों विजय शर्मा ने भी, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया था कि मात्र 15% भूभाग ऐसा है, 15% ही नक्सली बचे हुए हैं। इनको लेकर के जो सुरक्षा बल है उनकी भुजाओं में भी बहुत ताकत है, जो कि ये कहते हुए नजर आए थे विजय शर्मा कि कोई भी हमारे सेनाओं के सामने, हमारे सुरक्षा बलों के सामने अब तक टिक नहीं पाया है। तो ऐसे में बेहद मजबूत ये दावा हो जाता है कि 31 मार्च 2026 को पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब इसी की अंतिम कील ठोकने अमित शाह भी 7 फरवरी को आएंगे और 8 फरवरी को एक बड़ी बैठक होती हुई भी दिखाई देगी। रोहित जी बिल्कुल, और शिवम क्या कुछ अमित शाह कहेंगे, इस पे सबकी निगाहें होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बीजापुर के तुर्रेम थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और 8 लाख के इनामी नक्सली का शव बरामद किया गया है। दक्षिण बस्तर डिवीजन के डीवीसीएम उधम सिंह का शव बरामद किया गया। नक्सली हथियार और साथ ही विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तो 2002 से 3 में संगठन में सक्रिय था उधम सिंह और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में लंबे समय से एक्टिव था। 3 साल से पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय था और उधम सिंह के खिलाफ में 9 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और इसलिए देखिए ये बहुत बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि लंबे समय से नक्सली देखिए ये एक्टिव था, कई मुठभेड़ में भी शामिल रह चुका था और 8 लाख के इनामी नक्सली का शव अब बरामद कर लिया गया है। दक्षिण बस्तर डिवीजन के डीवीसीएम उधम सिंह का शव बरामद किया गया है। नक्सली हथियार और विस्फोटक सामग्री भी इसके पास से बरामद की गई। 2002 से 3 से संगठन में पार्टी सदस्य था और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में लंबे समय से सक्रिय था और 3 साल से पामेड़ एरिया कमेटी में भी सक्रिय था। उधम सिंह के खिलाफ में 9 आपराधिक मामले भी दर्ज थे। 8 लाख का इनाम घोषित था और अब उसे मुठभेड़ में गिरा दिया गया है। बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है और लगातार प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी दौरान देखिए मुठभेड़ में 8 लाख के इनामी को मार गिराया गया। और हमारे सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए। दंतेश्वर, एक बहुत बड़ी सफलता है, 8 लाख का इनाम घोषित था और साथ ही जिस तरीके से कई वारदातों में भी शामिल रह चुका था, ऐसे में एक बहुत बड़ी जीत सुरक्षा बलों के लिए और खासतौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर लंबे समय से एक्टिव था। निश्चित ही आपको बता दूं, देर शाम जो है तीजना गेलू और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों डीआरजी और कोबरा की एक संयुक्त टीम जो है नक्सल ऑपरेशन पे निकली थी और आज सुबह 7 बजे के आसपास से जो है जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान डीसीएम जो 8 लाख का इनामी है उधम सिंह, उसे जवानों ने भेद किया है। हालांकि इस पे 8 लाख का इनाम था और काफी लंबे समय से कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें जो है ये वेस्ट बस्तर डिवीजन के यानी कि पामेड़ डिवीजन इलाके का ये डीवीसी में इंचार्ज रहा है, जो 2023 में गुंडम इलाके में जवानों पर हमला, 2024 में बातागुड़ा और चिपिरबुट्टी केल इलाके में जवानों पर हमला, सामने जो अन्य बड़ी नक्सल घटनाएं रही है उसमें शामिल रहे, जिसमें जवानों के द्वारा मुठभेड़ के दौरान इसे भेद किया गया। साथ ही इसके पास से AK-47 मोबाइल पिट्ठू समेत जो अन्य दैनिक नक्सल साहित्य है वो कई घटनास्थल से जवानों के द्वारा बरामद किए गए। हालांकि अब भी जो आसपास के इलाके हैं उसमें फिलहाल सर्च की जा रही है। हालांकि मारे गए माओवादी पर कुल जो अलग अलग थाने में जो 9 आपराधिक मामले पंजीकृत थे। जी दंतेश्वर, क्या ये मुठभेड़ खत्म हो चुकी है? क्या अकेला ये था या इसके और साथ भी वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये मुठभेड़ चल रही थी? जी जानकारी पुलिस के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बड़ी इनपुट के आधार पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और सुबह से रुक रुक कर चली करीब 2 से ढाई घंटे की मुठभेड़ के दौरान जो है सर्च के दौरान जब जवानों के द्वारा जो सर्च किया गया तो उस दौरान इस जो मारे गए माओवादी है उसका शव समेत जो आधुनिक हथियार है वो बरामद किया गया। घटनास्थल पे आसपास के इलाके और दाग धब्बे के निशान देखे जा रहे हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी नक्सली कहीं ना कहीं घायल हुए या तो मारे गए हैं, जिसकी अभी फिलहाल सर्चिंग की जा रही है। जी बिल्कुल दंतेश्वर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर, जहां तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रभारी को हटाने और पूर्णकालिक एसडीएम की नियुक्ति की मांग की जा रही है। एसडीएम की कार्यप्रणाली से जो वकील हैं वो नाराज हैं और पक्षकारों का यहाँ पर जो उनका पक्षकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम कार्यालय के बहिष्कार की भी चेतावनी यहां पर दी गई है और वकीलों में देखिए
अब किस तरीके से एसडीएम को लेकर के नाराजगी है और जिस तरीके से एसडीएम की कार्य प्रणाली रही है उसको लेकर के अब वकीलों में एक गुस्सा यहां पर नजर आ रहा है, नाराजगी नजर आ रही है और तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रभारी को हटाने और साथ ही पूर्णकालिक एसडीएम की नियुक्ति की यहां पर मांग की जा रही है और एसडीएम की कार्यप्रणाली से वकील नाराज हैं और पक्षकारों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। और अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है और एसडीएम कार्यालय के बहिष्कार की भी चेतावनी वकीलों ने दी है। तो बिलासपुर से ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पे एसडीएम के खिलाफ में जो गुस्सा है वो यहां पर वकीलों का साफ तौर पे नजर आ रहा है। तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी के खिलाफ में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रभारी को हटाने की यहां पर मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्णकालिक यहां पे एसडीएम की नियुक्ति होनी चाहिए और इसी मांग के साथ में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और यह कहा है कि 7 दिनों के भीतर में कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा उन्होंने एसडीएम कार्यालय के बहिष्कार की भी यहां पर चेतावनी दी है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ में फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला, क्यों वकीलों में नाराजगी एसडीएम को लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एसडीएम है इनकी पदस्थापना प्रभारी के तौर पर की गई है और 2 जगह के प्रभार में है, एक कोटा का और एक तखतपुर का, और यहाँ आ करके वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। साथ ही साथ वकीलों का कहना है कि जो केसेस हैं उनको पेंडिंग में रख रहे हैं, पेंडिंग उसका निपटान समय अनुसार नहीं कर रहे हैं और न ही पक्षकारों और वकीलों का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए इनको हटाने की मांग वकीलों के द्वारा ज्ञापन सौंप करके की गई है और कहा गया है कि एक पूर्णकालिक एसडीएम यहाँ पर पदस्थापना की जाए, प्रभारी से काम नहीं चलेगा और उसकी वजह से पक्षकारों को परेशानी हो रही है। जी राकेश, कलेक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब ये अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने गए? तो नहीं, ज्ञापन कलेक्टर को नहीं सौंपा गया, ज्ञापन तहसीलदार को कलेक्टर के नाम पर सौंपा गया है और अभी कलेक्टर का पक्ष अभी सामने नहीं आया है, उनसे बात नहीं हो पाई है। जी राकेश, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी यहां पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बताऊं जानकारी के लिए। तो सुकमा से खबर जहां पे नक्सलगढ़ गोगुंडा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है और यहां पर बड़ी साजिश को भी नाकाम किया गया है। एरिया डोमिनेशन के दौरान नक्सलियों के हथियार बरामद हुए। गोगुंडा पहाड़ की दूसरे छोर पर खतरनाक बियर बम मिला और जवानों ने मौके पर ही बियर बम को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। एक दिन पहले माओवादी लीडर रमन्ना की स्मारक को भी यहां पर जमींदोज सुरक्षा बलों ने किया था और लगातार कार्रवाई से नक्सलियों में डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और सालों से खौफ में जी रहे ग्रामीणों में अब भरोसा लौट रहा है। गोगुंडा की पहाड़ियों में शांति और विकास की अब मजबूत दस्तक देखने को मिल रही है। तो बीजापुर में 12 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर कुल 54 लाख का इनाम घोषित था और उन्होंने AK-47 SLR राइफल, कारतूस सहित विस्फोटक सामग्री भी सुरक्षा बलों के सामने डाल दी है। इनमें 8 महिला और 4 पुरुष कैडर शामिल हैं। तो वहीं यह आत्मसमर्पण अभियान सुरक्षा और पुनर्वास नीति की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जिला मुख्यालय में आज 5 फरवरी को टोटल 12 माओवादी कैडर हैं, जिसमें डीवीसी मेंबर सोमडू है, ये दरबार डिवीजन इलाका में सक्रिय रहा, जो कटकल एरिया कमेटी के सचिव रहा। उन्होंने AK-47 के साथ और 2 अन्य जो माओवादी कैडर है, जिसमें छोटू कुरियम जो उन्होंने पश्चिम बस्तर डिवीजन ACM है, उन्होंने SLR के साथ आज पुनर्वास के सामने आए थे। और तीसरा माडवी सन्ना माडवी, उन्होंने भी जो पश्चिम बस्तर डिवीजन में ACM पार्टी मेंबर के रूप में जो सक्रिय थे, उन्होंने भी SLR राइफल के साथ पुनर्वास के सामने आए थे। इस प्रकार 3 माओवादी कैडर जो हथियार सहित आए थे और अन्य जो 9 माओवादी कैडर है, उन्होंने भी जो अलग अलग पद पर संगठन में। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता के बाद आज सुबह चिन्नागिल्लूर इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली का शव और आधुनिक हथियार जो AK-47 है वो बरामद किया गया और उसके साथ ही बीजापुर पुलिस के समक्ष आज 8-8 लाख के 3 इनामी समेत जो है आप देख सकते हैं, इसमें 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कुल जो है
47 लाख के इनामी यानी कि हथियार सहित जो है कुल 54 लाख के इनामी माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नक्सली जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है उनके द्वारा जो जिलेटिन है, करीब ये 200 से अधिक जो है जिलेटिन है, ये आप देख सकते हैं, ये लेकर पहुंचे हैं। और साथ ही जो 3 हार्डकोर जो माओवादी थे, जिसमें जो है 3 हथियार भी, एक AK-47, 2 SLR भी राइफल जो आप देख सकते हैं, ये 3 हथियार लेकर पहुंचे माओवादी। और साथ ही इनके पास से एक बंडल कॉर्डेक्स वायर और एक गन पाउडर, एक ड्रम गन पाउडर और साथ ही एक डेल्टोनेटर का जो कंटेनर है वो लेकर माओवाद संगठन आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मेरे साथ चर्चा के लिए एक माओवाद संगठन के एक सदस्य भी हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इससे पहले माओवाद संगठन में वो कब जुड़े और किन हालातों में वो आज आत्मसमर्पण किए हैं। आपका नाम क्या है? चमन ललकुड़िया। कहाँ से हैं? मतलब किस पद पर रहे आप? एसीएम थे। किन संगठन में काम कर चुके हैं अब तक? जी, मैं जब माओवादी संगठन में ज्वाइन किया तब से ऑर्गेनाइजर में रहा 1.5 साल तक। लगभग मतलब क्या रहा होगा आपके में, किस दबाव के चलते आज आप अपने आत्मसमर्पण किया है? जी, मैं आत्मसमर्पण करने का कारण अभी रोज पुलिस गश्त अभियान बढ़ रही है और जगह जगह कैंप बिठाते जा रहे हैं। साथ ही माओवादी के बड़े लीडर्स ने भी हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने भी यह आत्मसमर्पण करने के लिए मुख्य धारा में लौट कर आए। जो नक्सल संगठन के जो अन्य जो सदस्य हैं उनसे आत्मसमर्पण नक्सली भी अपील कर रहे हैं कि वो भी मुख्य धारा में लौटें और पुनर्वास नीति के तहत वो मिलने वाली योजनाओं का लाभ ले सकें और तमाम जो गतिविधियां जो अंदरूनी इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन हो, चाहे तमाम जो पुलिस का बढ़ता दबाव है सुरक्षा बलों का, तो उसके तहत अब कहीं ना कहीं परिणाम बहुत बेहद ही नजदीक है, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक का ये नक्सल डेडलाइन तय किया गया है। तो सीमित समय है, उससे पहले पुलिस के समक्ष जो है जो बचे सीमित जो माओवादी भूमिगत माओवादी हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो भी मुख्यधारा में लौटें और आत्मसमर्पण करें। घंटेश्वर कुमार, DSTV, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि एक संगठन में सबसे ज्यादा ताकत उसके अनुशासन में होती है। संगठन में मान अभिमान का भाव होना चाहिए, भले प्रशिक्षण कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रवाद का भाव होना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितलाल ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ने वाली एक राष्ट्रवादी पार्टी है। देश की आजादी में कांग्रेस का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली गोडसेवादी सोच बीजेपी की है। बीजेपी सावरकर और गोडसे की विचारधारा की वंशज है। भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। बाकी वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो विचारों की स्वतंत्रता, आप उसको क्या कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद तो कांग्रेस के खून में है। 1947 में जो आजादी मिली वो कांग्रेस के नेताओं ने अपना खून और पसीना बहाया, अपने लोगों को खोया, उसके बाद मिली। उसके बाद महात्मा गांधी को मारने वाले जो लोग थे, गोडसे के जो वंशज हैं, ये गोडसे की औलाद अगर हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाएगी तो ऐसी कोई राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं जो कांग्रेस पार्टी को नहीं आती है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि गोडसे के वंशज हैं, ये वीर सावरकर के वंशज हैं। जो वीर सावरकर कन्याकुमारी की जेल से 50 बार चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से माफी मांगता था, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि वीर सावरकर और गोडसे के जो वंशज है वो हमें कम से कम राष्ट्रवाद ना सिखाएं। हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया इस देश की आजादी के लिए, इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की परिभाषा पे हमें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के रजत जयंती समारोह में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शराब घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आदिवासी समाज के बेटे को मोहरा बनाकर शराब घोटाले की पूरी साजिश रची गई। कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है। जांच में बहुत सारे बड़े बड़े नाम उजागर होंगे। हमें पता है कि नेटवर्क कहां तक है और किसका नाम सामने आने वाला है। आने वाले समय में सभी नाम सामने आ जाएंगे। वहीं उनका कहना था कि कवासी लखमा को अभी अंतरिम जमानत मिली है और फैसला आना बाकी है। देखिए, शराब घोटाला क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके हुआ था
और कहां कहां कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये हम सबने देखा है और उसकी जड़ें कहां तक जाती है, कौन कौन बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और एक आदिवासी समाज के बेटे को इसमें मोहरा बनाने का काम करके ये बड़ा घोटाला हुआ और घोटाले में जो जो लोग हैं आने वाले समय में ये सब उजागर होगा। तो निश्चित रूप से अभी उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। बालोद जिले के माली घोरी धान संग्रहण केंद्र में ठेका कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के चलते धान से भरी ट्रक खाली नहीं हो पा रही है, जिससे संग्रहण केंद्र का पूरा काम ठप हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि नवंबर माह से वेतन नहीं मिला और इस संबंध में डीएमओ को कई बार अवगत कराया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी और परिवार के पालन पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान या फिर डीएमओ से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, हड़ताल जारी रहेगा। ऐसा नहीं हुआ है कि 3 महीना से अभी तक किसी का पेमेंट रुका हुआ हो, लेकिन अभी जब से काम चालू हुआ है लगभग 90% भर चुका है। मुश्किल से यहाँ 10 या 15 स्टेक का आना बाकी है। उसके बावजूद हमारे सभी कर्मचारियों का अभी तक विगत 3 माह का पेमेंट बचा हुआ है, जिसके कारण हम सभी कर्मचारी भाइयों ने अधिकारियों को सूचना देने के बाद जब तक आगामी हम लोग का भुगतान नहीं होगा तब तक का काम बंद करने के लिए सभी लोग सहमत हुए हैं। 2009 से हम कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे हैं, तो अभी हमको ये काम रोकने का मतलब ये हुआ कि हमारा विगत 3 माह से हमारा भुगतान नहीं हुआ है, मजदूरी का भुगतान। इसलिए मजबूर होकर आज हम लोग सूचना के माध्यम से प्रभारी और डीएमओ को सूचना देने के बाद हम लोग आज मजबूर होकर काम को बंद किए हैं। संजय, छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।